नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 18 तक। सेक्शन 13 में बात की गई है कि क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी अनबॉर्न चाइल्ड के नाम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है कि उसके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। तो 13 में ये बात की गई है कि साहब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो हो सकती है, लेकिन दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है साहब कि जो सेल डीड बनाई जाएगी उसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा, कोई भी कंडीशनल ट्रांसफ़र नहीं होगा प्रॉपर्टी को लेकर के। ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट जो ओनरशिप राइट्स हैं वो अनबॉर्न चाइल्ड को देने पड़ेंगे। तो जो पहली कंडीशन है प्रायर इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि मान लो आप एक व्यक्ति हो, आपका बेटा जीवित है, उसका बेटा अभी हुआ नहीं है, आपको जो उसका बेटा पैदा नहीं हुआ है उसके नाम प्रॉपर्टी करनी है। तो आप क्या करोगे, अपनी प्रॉपर्टी जो सेल डीड आप कर रहे हो उसमें ये कहोगे कि मेरी प्रॉपर्टी पहले मेरे बेटे को मिलेगी जो कि जीवित है, और वो प्रॉपर्टी उसके पास तब तक रहेगी जब तक मेरा जो पोता है वो 21 वर्ष का नहीं हो जाता, और 21 वर्ष का होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगी मेरे पोते के पास जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है। तो ये जो डीड है ये कंप्लीटली वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि इसमें आपने एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है एक लिविंग इंडिविजुअल के ऊपर जो कि आपका बेटा है। ठीक है जी, डायरेक्टली आप अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज़, ये जो प्रॉपर्टी है वो आप एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि जो मेरा पोता है उसके बाद उसके पोते को जाएगी या उसके बेटे को जाएगी या उसके छोटे भाई को जाएगी, क्योंकि जब पोता ही पैदा नहीं हुआ तो उसके बाद की बात आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट्स जा रहे हैं और एक प्रायर इंटरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 14। वो बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यानी निरंतरता के अगेंस्ट का जो रूल है वो उसकी बात करता है। परपेचुइटी का मतलब ये है कि आप हमेशा प्रॉपर्टी जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी लिनेज के अंदर, अपने डिसेंडेंट्स के अंदर आप नहीं रख सकते हो, है ना। आपकी प्रॉपर्टी पहले आपके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे को जाएगी। इस तरीके का आप कंटिन्यूअस कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते हो जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए हो, है ना। उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम तक ही आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हो। उसके दो रीजंस है साहब। सबसे पहला तो ये है कि जब तक प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, है ना। अगर हमेशा प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दोगे, एक प्रॉपर्टी टैक्स दे दोगे। लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, जो मेजर जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में होता है। जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, दूसरा खरीदता है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन चलते रहें, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आप प्रॉपर्टी हमेशा के लिए दे रहे हो रूल ऑफ परपेचुइटी के अंदर, मतलब कि प्रॉपर्टी उसकी है भी लेकिन वो बेच नहीं सकता, तो फ़ायदा क्या है फिर। मान लो आपने अपनी सेल डीड में ये लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी पहले मेरे बेटे को जाएगी, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को। तो वो अगर आपने 4 लोगों का या 5 लोगों का या 10 लोगों का नाम उसमें लिख दिया है, तो जो पहले 9 लोग होंगे उन 10 लोगों में वो तो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट है वो तो 10वें के पास पहुंच गया, है ना। और उसमें से 5 जनरेशन तो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। तो ये जो परपेचुइटी है ये बड़ी नुकसानदेह है हर व्यक्ति के लिए। तो इसलिए हमने रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बनाया है कि भैया ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखोगे, है ना। उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट क्या होगी साहब, सेक्शन 14 says that property can be transferred to living generations or an unborn child in the womb till he attains majority। या तो जो लोग जीवित हैं आपकी जनरेशन्स में, है ना, लेट्स से आप ग्रैंडफादर हो, आपके बच्चे जीवित हैं, आपके पोते भी जीवित हैं, तो आप पोते तक तो ट्रांसफ़र कर ही सकते हो बड़े आराम से। कोई अगर आपका पोता है जो कि अभी पेट में है, वोम में है, माँ के वोम में है, पैदा नहीं हुआ है, तो वो जब तक मेजॉरिटी अटेन करेगा, है ना, तब तक के लिए भी आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद का एग्रीमेंट आप नहीं बना सकते हो। ठीक है जी। अनबॉर्न चाइल्ड के मेजॉरिटी अटेन करने तक का एग्रीमेंट ही बन सकता है लास्ट। इसके बाद है साहब एक्सेप्शन की। अगर हम इसमें बात करें तो सेक्शन 18 में बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी रिलीजियस रीज़न की वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है उस पर अप्लाई नहीं होता। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा आपके पास रह सकती है, मतलब आपके नाम पे रहेगी लेकिन काम करेगी वो रिलीजियस पर्पज़ का। ठीक है जी। तो ये जो है सेक्शन 18 जो है वो एक एक्सेप्शन है। अच्छा, ये जो हम अनबॉर्न चाइल्ड के जितने भी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ये सारे किसके अगेंस्ट हैं, ये सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अगेंस्ट है। क्योंकि सेक्शन 5 में हमने बात की थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है सिर्फ उन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डील करता है जो कि लिविंग पर्सन्स के बीच में होते हैं। अब जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो कोई लिविंग इंडिविजुअल थोड़ी है, वो तो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 5 के। ठीक है जी।
अब सेक्शन 15 की बात करते हैं। सेक्शन 15 में बात की गई है ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 और 14। कहने का मतलब ये है साहब कि आप एक व्यक्ति हो, आपका एक बेटा है और उसके भविष्य में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, 1 2 3 जितने भी हों, है ना। तो आपको पता नहीं है, तो आप एक ऐसी डीड बना सकते हो जिसमें आप ये कह सकते हो कि मेरी जो प्रॉपर्टी है पहले मेरे बच्चे को जाएगी और उसके बाद उसके जितने भी बच्चे होंगे उन सब में बराबर बांट दी जाएगी। तो क्लास बन गई ना, क्लास का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है जी। तो अनबॉर्न चाइल्ड मान लो उसके 3 बच्चे हो जाते हैं और 3 में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो जो बेनिफिशियरी है उसमें से जब एक की मृत्यु हो गई तो क्या ये जो डीड है वो कैंसिल हो जाएगी? नहीं, वो डीड कैंसिल नहीं होगी। ओनली थिंग इज उसका जो शेयर है वो बाकी दोनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 16 ये बात करता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। एक बात बताओ, एक ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम करी तब तक जब तक कि उनका पोता 21 वर्ष का नहीं होता, ठीक है जी। तो लेकिन उनका पोता 21 वर्ष का होता उससे पहले ही उनका जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केस में जो प्रायर इंटरेस्ट था, जो उनका बच्चा था, उसकी डेथ हो गई क्यों, जब उस डीड के कंप्लीट होने से पहले, तो ये जो डीड है वो कैंसिल मानी जाएगी, ये वॉइड हो जाएगी अपने आप। उसके बाद अगर कोई भी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का तो वो रूल ऑफ इनहेरिटेंस या जो भी बाकी प्रोविजंस है ट्रांसफर प्रॉपर्टी को लेकर के उसके थ्रू होगा। ये जो डीड है ये वॉइड मान ली जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली तो ट्रांसफर कर नहीं सकते अनबॉर्न चाइल्ड को, और जो प्रायर इंटरेस्ट था वो आपका खत्म हो गया है। तो इसलिए जो डीड है जब उसका आधार ही खत्म हो गया है तो डीड भी जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।